मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं एनालिसिस कर रहा था इज़राइल के बारे में और इज़राइल का जो चार्ट है मेदनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुछ प्रिडिक्शंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो उस प्रिडिक्शन को आपको समझना चाहिए। और इज़राइल की जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहती है, इज़राइल का फॉर्मेशन 14 मई 1948 को 4 बजे शाम को और तेल अवीव में हुआ था। तो जब आप इस चार्ट में देखिएगा तो राहु की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। जो राहु की महादशा है ये लगातार लंबे टाइम तक चलने वाली है और राहु के अंदर राहु अभी एक पहला निर्णायक फेज है जहाँ पर युद्ध भी प्रारंभ हुआ है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम पहुँच रही हो, तो अगर आवाज़ थोड़ी कम है तो आप थोड़ा वॉल्यूम अपना मोबाइल के वॉल्यूम को थोड़ा तेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मैं अभी ट्रैवलिंग करके जस्ट आया हूँ तो हो सकता है आवाज़ थोड़ा कम आ रहा हो। एनीवे, मैं ये बात कर रहा हूँ कि राहु महादशा जो है स्टार्ट है। इज़राइल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इज़राइल के बारे में अगर देखा जाए तो इज़राइल ने एक कमिटमेंट कर लिया है। इज़राइल ने एक कमिटमेंट कर लिया अपने से, और वहाँ के जितने भी लोग हैं, आसपास की जो सराउंडिंग अपोजिशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी से एक निर्णायक युद्ध करने के लिए इज़राइल रेडी हो चुका है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इज़राइल इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो सबको ख़त्म कर देगा? क्योंकि आपको पता है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन में युद्ध ऑलरेडी चल रहा था। उसके बाद अभी हिजबुल्लाह के जो कमांडर को ढेर किया गया लगातार, और 8,000 रॉकेट भी उधर से दागे भी गए थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही है। डेट था जो मैंने पहले प्रेडिक्शन दिया था, अगर आप याद होगा तो वो डेट था 3 अगस्त का। वीडियो आप चेक कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँ। 3 अगस्त एक ऐसा डेट था जहां पर युद्ध बहुत निर्णायक मोड़ पर आ गया था, और इराक भी उसके अंदर, ईरान भी उसके अंदर सक्रिय हो गया था। मतलब ईरान इज़राइल पर अटैक करने के लिए सक्रिय हो गया था। एक प्रकार से कहा जाए तो इज़राइल को, अरब के जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, उसने इज़राइल को, अगर आप बायोग्राफी देखिएगा तो लगभग हमेशा से इज़राइल को परेशानी अरब देशों ने किया ही है। चाहे वो 1948 का समय हो, चाहे 1967 का समय हो, चाहे 1973 का समय हो, या अभी रिसेंटली 2022-23 का समय हो, लगातार कुछ ना कुछ परेशानी इज़राइल की तरफ से हो रहा है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि राहु जो होता है वो भ्रमित भी करता है। तो ये युद्ध में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि देखिए जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि अब उनको कोई हरा नहीं सकता है, तो ऐसे कंडीशन में परेशानी उत्पन्न होती है। और मैं यहाँ पर अलर्ट बताने जा रहा हूँ इज़राइल के लिए। भले ही इज़राइल बहुत ताकतवर है, भले ही इज़राइल अकेले जो ठान लेता है उस चीज़ को करता है, और लगातार अगर आप पास चीज़ों को देखिएगा तो इज़राइल ने अपना जो इनके चार्ट बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी राहु की दशा, क्योंकि अरब कंट्री ने इन पर बहुत ज़्यादा अटैक किया था और हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। तो फाउंडेशन जो मैं देख पा रहा हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग, और बहुत ज़्यादा नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करूँगा। कन्या लग्न का चार्ट बनता है, और कन्या लग्न के जो लग्नेश हैं वो बुध देवता होते हैं, जो सूर्य के साथ नवम भाव और धर्म भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही केंद्र भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, कोई भी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, अगर केंद्र में बृहस्पति आ जाए, केंद्र में शुक्र आ जाए, वेल एसोसिएटेड बुध भी अगर केंद्र में आ जाए, या अच्छा चंद्रमा की जो अवस्था होती है उस चंद्रमा की पोजीशन भी केंद्र में अच्छे से अगर आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में देश पावरफुल हो जाता है। मेदिनी का यही रूल होता है।
आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। अगर आपके चार्ट में भी केंद्र में शुभ ग्रह रहते हैं तो परेशानियां कम होती है, लाइफ में सफलता ज़्यादा मिलती है। केंद्र में अगर बहुत सारे खराब ग्रह रहते हैं तो ऐसे कंडीशन में परेशानियां जो रहती है लगातार बढ़ती रहती है, एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती रहती है। तो एक बड़ी बेसिक रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और यही इजराइल का प्लस पॉइंट था। अब मंगल अगर चार्ट में देखिएगा तो द्वादश में जाकर बैठा है। इसके बाद जो व्यूअर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनके प्रश्नों का उत्तर भी मैं दूंगा। तो पहले मैं अपनी बातों को पूरा कर लूँ, उसके बाद आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो जब तक मंगल की महादशा चली थी, पिछले 7 साल जो मंगल की दशा चली है उसमें इजराइल ने कई बार अटैक करने की कोशिश भी की है। अटैक वर्ड कहना सही नहीं है, सेल्फ डिफेंस की बात किया जाए। युद्ध जो है इजराइल ने तो प्रारंभ नहीं किया, युद्ध तो कहीं और से प्रारंभ हुआ। और युद्ध सीरिया, फ़िलिस्तीन, इज़राइल पर लगातार अटैक कर रहे थे और ईरान का भी ईरान का भी सहयोग मिला, क्योंकि अरब कंट्री हमेशा से अपोज में रहे हैं इज़राइल के लिए। और इज़राइल में जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, धर्म को लेकर जिस तरीके का भी युद्ध चल रहा है, इसमें जो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि इस पूरे चार्ट में जो इज़राइल का जो चार्ट है उसमें नवमांशा में अगर आप देखिएगा, नवमांशा में राहु चंद्रमा के साथ दूषित हो जा रहे हैं और केतु अग्नि तत्व में अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, आप ये टेक्निकल भी नहीं कहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि सभी लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि ये जो भी मिडिल ईस्ट एशिया में ये सारी घटनाएं हो रही थी पहले, और अब इस समय इज़राइल हमास का जो युद्ध लगातार चल रहा है, ये आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन डेट नोट कर लीजिए, आज ये 2025 से 2027 में एग्जैक्ट डेट भी बता देता हूँ कि किस डेट में इनकी दशा चेंज होगी और मैं किस बिहाफ पर इसको प्रूव भी कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट देखिएगा, एस्ट्रोलॉजिकली देखिएगा, तो बुध के अंदर जैसे ही राहु आया था, लग्नेश क्या था, बुध और राहु की अंतर आ गई थी। ऐसे कंडीशन में 1965 से लेकर 68 के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ था। हालांकि लास्ट में जो विजयी बने थे वो इज़राइल को ही जीत मिली थी, बाकी कंट्री पीछे हट गई थी। लेकिन राहु का अंतर जब भी आया है, राहु का प्रत्यंतर जब भी आया है, एक युद्ध की स्थिति हमेशा बनती है इस चार्ट में। और निश्चित रूप से कहा जाए कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डेंजरस भी होती है, क्योंकि युद्ध का निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं होता है, युद्ध का निर्णय माइंड से होता है, युद्ध का निर्णय कैलकुलेशन करने के बाद होता है। आप युद्ध ओवर कॉन्फिडेंस में या आप अति वेग में आकर लड़ाई कर लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी और बाकी लोगों का भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई आपको प्रताड़ित करता है तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आपको भी इतना फ़र्ज़ होता है कि आप भी उस पर अटैक करेंगे। तो सेम यही कहानी इज़राइल में भी हो रही है। तो इज़राइल की जो दशा चली थी, मैं बता रहा था, 65 से 68 तक का जो टाइम था वो काफ़ी खतरनाक चला था, बुध के अंदर राहु चला था। इसके बाद जो मंगल की दशा चली थी 17 फरवरी 2023 को, यानी पिछले साल 17 फरवरी 2023 को ख़त्म हो गई थी। और राहु के अंदर राहु 29 अक्टूबर 2025, मतलब अभी हम लोग सितंबर में हैं, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, अगले साल अक्टूबर तक इज़राइल को जो करना है वो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी इज़राइल करना चाहता है वो अपना काम वो करेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि राहु जब ठान लेता है तो युद्ध हो या जिद्द हो उस चीज़ों को लगातार आगे बढ़ाता है। लेकिन राहु के अंदर, अब राहु के अंदर राहु खत्म होने के बाद राहु में बृहस्पति प्रारंभ हो जाएगा। राहु के अंदर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति केंद्र में जाकर बैठा हुआ है तो ये टाइम थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए इनको मिलेगा। लेकिन जैसे ही राहु में शनि आएगा, और राहु में शनि 2028 से 31 में चलेगा, याद करिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, 2028 से 31 तक का टाइम होगा, एकदम ऑनेस्ट प्रेडिक्शन।
2028 से 2031 तक का टाइम जब राहु के अंदर शनि चलेगा, ये टाइम बहुत ही खतरनाक हो जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ 2027-28 का एक जो विश्व युद्ध होगा, कल के वीडियो में भी मैंने बताया वर्ल्ड वार 3 के लिए, उसकी कहानी यानी स्क्रिप्ट जो है यानी पटकथा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। 2025 में बेस बनेगा, 2026-27 के एंड में स्टार्ट होगा, 2028 से आगे ये चलता रहेगा। तो जब विश्व युद्ध का समय रहेगा, 2028 का समय रहेगा, उसमें राहु के अंदर शनि चलेगा। राहु के अंदर शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इजराइल के लिए, ये मैं 100% यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये निश्चित रूप से समय इजराइल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वर्तमान में जब तक राहु चल रहा है तब तक तो राहु इनको जीत ही दिलाएगा, हारने नहीं देगा। राहु के अंदर जब बृहस्पति होगा तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर होना प्रारंभ हो जाएगा, जो युद्ध की कंडीशन थी वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी डाइल्यूट होने लगेगी। यानी आप ये समझिए जो एग्रेसिव वार हो रहा है अभी, ज़मीन से ज़मीन पे जो लड़ाई हो रही है, ये थोड़ा डाइल्यूट होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब ये डाइल्यूट होगा उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही शनि 2028 में पहुंचेंगे, उस समय युद्ध जो रहने वाला है, जो मैंने कैलकुलेट किया है, उसमें इजराइल को बहुत बुरी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। ये मेदिनी ज्योतिष बोल रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, इसमें यही चीज़ें निकल के आ रही है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें ईरान भी आगे सक्रिय होने वाला है। तो ईरान का भी चार्ट भी मैंने एनालिसिस किया है, क्योंकि आज जो मेरा फोकस था वो केवल जो ग्रहण पड़े थे उस समय भी मैंने बताया था, और वर्ष का जब प्रारंभ था 2024 उसमें भी बोला था कि वेस्ट की तरफ तो लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पर वेस्ट की तरफ लड़ाई होगी। तो वेस्ट की तरफ ऑलरेडी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और उसके बाद ये अब इजराइल हमास का युद्ध चला, इजराइल इसके अलावा सीरिया का युद्ध चला, फिर ईरान की भी एंट्री हुई। तो ईरान का क्या चार्ट कहता है इसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ईरान का जो फॉर्मेशन है 1 अप्रैल 1979 का 3 बजे तेहरान में हुआ था। तो ईरान का जो चार्ट बनता है कर्क लगन का चार्ट है, और साथ में जो राशि बनती है वृषभ राशि है। एक तो लग्नेश उच्च का है, और लगन में ही बृहस्पति दिशा बली है। तो बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो दिक्कत नहीं, लेकिन परेशानी क्या है, केतु शुक्र की युति जब भी अष्टम भाव में बनती है परेशानी निश्चित रूप से रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाले समय में इजराइल भी इसमें एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। उसके दो रीज़न हैं। इस समय जो इजराइल चल रहा है, इजराइल की जो पोजीशन है, विशेष रूप से जिस ग्रह की दशा चलती है वो जो एक्टिवेट होता है, तो उसके एक्टिवेशन के बाद जो है परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि ईरान का हस्तक्षेप जो रहेगा वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर लगभग लगभग ये एक्टिवेट हो जाएगा पूरा पोजीशन, और ईरान भी इसके अंदर आएगा। ईरान इजराइल टेंशन भी एक बड़ा कारण बनने वाला है, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो इजराइल के साथ ईरान का भी टेंशन आगे आने वाले समय में बनेगा। तो ये कुछ मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से जो मैं देख पा रहा हूँ वो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जब राहु के अंदर शनि चलेगा, किसके लिए, इजराइल के लिए, उस समय फुल फ्लेश्ड वार होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसमें कहीं पे भी डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और ये समय ऐसा समय रहेगा जब रोहिणी नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे, और उस समय भारत एक ऐसा देश बनेगा, हमारा एक ऐसा देश बनेगा जो युद्ध को शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और भारत को भी युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, भारत को युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और जब भारत युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा उसके बाद भारत की जो पावर रहेगी उस समय तक, क्योंकि आज हम 2024 में हैं, 2028-27 के आसपास का जो समय रहेगा भारत के पास भी टेक्नोलॉजिकली काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगी। और निश्चित रूप से भारत 2027 का जो टाइम मैं देख पा रहा हूँ, लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि भारत एक्टिवली कब आएगा, विनय कुमार मुंडा जी पूछ रहे हैं। तो भारत जो रहेगा वो निश्चित रूप से इन्वॉल्व होगा 2026-28 के बीच का जो कोई भी पीरियड हो सकता है, क्योंकि मंगल की दशा में भारत युद्ध करेगा। लेकिन भारत जो युद्ध करेगा वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भारत युद्ध का इनिशिएशन करेगा, भारत पर अटैक होगा। और भारत को अटैक कौन करने वाला है, चाइना
पाकिस्तान, इधर साइड में जितने भी इनके षड्यंत्र बन रहे हैं वो देश पर अटैक करेंगे, और जब वो अटैक करेंगे उसको बचाने के लिए भाई शस्त्र और शास्त्र हमारे शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। जहाँ पर शस्त्र का काम हो वहाँ शस्त्र उठाइए, जहाँ शास्त्र का काम हो वहाँ पर शास्त्र का काम करना चाहिए। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों ही चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी देश के लिए। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये पूरा क्लियरिटी के साथ यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब क्या होने वाला है कुछ और चीज़ भी समझिएगा। ये वर्तमान में जो पितृपक्ष चल रहा है और साथ में यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगा था। चंद्र ग्रहण भारत में विजिबल नहीं था, ये आप लोगों को पता था, ये भारत में विजिबल नहीं था। और मैंने बोला था कि भारत में अगर विजिबल नहीं है तो इसका इफेक्ट भारत में तो नहीं रहने वाला है, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये देखा जा रहा है वहाँ पर इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा थी। और इसका जो डायरेक्शन था वो ज़्यादातर देखा जाएगा तो मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप में ही इसको देखा गया था। कुछ पोर्शन यूएस का भी था, तो वो पोर्शन भी इफेक्टिव रहने वाला है। और अब चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन जिस जगह पर ये दिखाई देगा वो फिर वही एरिया बन रहा है जहाँ पर युद्ध के आसपास का होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि जो भी चीज़ें आने वाले समय में होगी, अक्टूबर नवंबर का टाइम थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है। इसको मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि ये समय थोड़ा सेंसिटिव होगा, और इस पर प्रत्येक लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी मैं आने वाले समय में बताऊंगा। फिलहाल आपके प्रश्न जो कमेंट सेक्शन में आइए उसको ले लेते हैं। आशुतोष प्रकाश जी पूछ रहे हैं क्या चीन और रूस एक साथ रहेंगे विश्व युद्ध में। देखिए, चीन जो है रूस के साथ पूरी कोशिश करेगा रहने का, लेकिन रूस नहीं रहने वाला उसके साथ। रूस को पूरे तरीके से पता है चाइना की पूरी चीज़ें, इसलिए रशिया जो रहेगा वो चाइना के साथ नहीं रहने वाला है, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके अलावा बीजेपी 2029, देखिए 2029 में तो अभी बहुत टाइम है। सुकना जी पूछ रही हैं आर वी मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वार 3। डेफिनेटली वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वार 3, और इसका एक स्टेज इनिशियली आ चुका है और एक युद्ध जो एक लंबे टाइम तक रहेगा, और ये युद्ध परमाणु के युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट नहीं है। लेकिन परमाणु युद्ध का जो इनिशिएशन होगा वो एकदम लास्ट फेज़ में होगा, जब कुछ नहीं रहेगा तो उसी पर हमें देखना पड़ेगा कि वो लास्ट फेज़ हो सकता है जब युद्ध होगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक समय, क्योंकि भारत की भी मंगल की महादशा रहेगी, 2028-31 का जो टाइम रहेगा वो मिडिल ईस्ट के लिए, यूरोप के लिए तो खतरनाक है। साथ में भारत का जो है युद्ध करने के बाद जीत की तरफ अग्रसर होना, युद्ध को शांति की तरफ ले जाना, उसमें भारत का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। इसके अलावा दास जी पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल का युद्ध में कोई प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि बांग्लादेश जहाँ पर इस समय सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सब कैलकुलेटेड है, सब कुछ पहले से कैलकुलेट करके बहुत दिमाग लगाकर लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है, और वहाँ पर ऐसे लोगों को रख दिया गया है जो कि मतलब उस विचारधारा के ही नहीं है जिसमें ये होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर और साथ में श्रीलंका का जो एरिया है और बांग्लादेश का है, ये सब हमारे देश के सराउंडिंग नेबर कंट्री है, तो वो सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कंसल्टेशन फ़ीस पूछ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप kundliexpert.com पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 9818318303। कपिल रैना जी पूछ रहे हैं इंडिया के साथ जो वार होगा मंगल दशा में उसमें कौन जीतेगा। देखिए कपिल जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कल्कि अवतार का क्या रोल होगा ऑनेस्टली उस समय। कल्कि अवतार प्रकट हो चुके हैं या कल्कि अवतार प्रकट होने बचे हैं। कलयुग खत्म होने वाला है, बहुत सारे लोग तो ऐसा दावा भी कर रहे हैं, बुक भी छाप चुके हैं कि अब ये कलयुग खत्म होने वाला है, जबकि कलयुग जो है 4,72,000 साल तक का कलयुग होता है। तो कलयुग 5,000 साल में सिमट जा रहा है,
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि युग परिवर्तन तो हो रहा है। देखिए युग परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहा है, लेकिन ये युग परिवर्तन जो है धीरे-धीरे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है। क्या युद्ध के समय भारत, इज़राइल एक दूसरे की मदद करेंगे? देखिए मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि युद्ध के समय जो है इज़राइल भारत के साथ ही रहेगा, लेकिन भारत जो रहेगा वो युद्ध को समाप्त करने के लिए इनिशिएटिव रहेगा और बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कल की अवतार पर भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जब तक एनालिसिस ना कर लूँ, गलत डिकोडिंग करके लोगों को बोलने से अच्छा है कि कम से कम मैं उसको पढ़ लूँ, अच्छे से समझ लूँ, उसके बाद मैं उसकी डिकोडिंग करूँ तो बेटर रहेगा। केवल मैं अभी कुछ भी कल की अवतार के बारे में बोलूँ, सही नहीं, क्योंकि लोग जितने लोग ने भी डिकोडिंग किया है, बहुत लोगों ने बोला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं होंगे। तो मैंने बोला था कि कल की पुराण में अगर ये लिखा हुआ है कि जो लोग भी भविष्यवाणी की बात करते हैं, अगर भगवान कल्कि का जन्म हो रहा है और 2024 में अगर चुनाव हो गया तो क्या जो भविष्यवाणी है वो गलत हो जाएगी? मैंने उस समय भी बोला था कि भविष्यवाणी गलत नहीं है, भविष्यवाणी का जो डिकोडिंग किया जा रहा है उसमें कहीं पर परेशानी हो रही है। सुखना जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रेडिकल्स लिविंग इन आवर कंट्री, यू नो हु आई एम मीन। देखिए निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूँ आप पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, ये एक ऐसा टाइम होगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पूरा जो देश रहेगा या तो सनातनी होगा या तो इस्लामीकरण की तरफ जाएगा। इस पर भी मेरा कैलकुलेशन हो सकता है 2-3 दिन में वीडियो मैं लेकर यहाँ पर आ जाऊँ और उस पर भी मैं बहुत तेज़ी से बताऊँगा कैलकुलेट करके, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन के और सारी जो टाइम लगती है उस टाइम का मैं आदर करना चाहता हूँ, उस टाइम का सम्मान देना चाहता हूँ पूरा कैलकुलेशन करके। क्योंकि अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इज़राइल का और साथ में ईरान का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। 3 अगस्त से जो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं वो लगातार ख़राब होते जा रही हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब नवंबर, अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद हमारे व्यूअर हैं तेजस जी पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बड़े क्रैश के योग दिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बड़े क्रैश नहीं होंगे। जो लोग दावा कर रहे हैं, देखिए उनका अपना कैलकुलेशन होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी एस्ट्रोलजर्स कि वो गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे अपना ज्ञान है, मुझे अपने ज्ञान पर बात करना चाहिए। दूसरे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं मैं बिल्कुल उस चीज़ को नहीं सुनूंगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है क्रैश अगर होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि 5-6% होना स्वाभाविक है करंट लेवल से, या थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन मेरा एक ही लेवल है 27,500 का, उसी लेवल तक मार्केट जाएगा और गोल्ड के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। 78,000 के आसपास गोल्ड होगा। 76,000 का भी टारगेट कंप्लीट हो गया है इस समय। और सिल्वर जो है 1 लाख का टारगेट होगा। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप वीडियो को देखिएगा तो उस वीडियो में मैंने पूरी बातें A to Z उसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। सुपना जी फिर पूछ रही हैं, प्लीज़ प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ सनातन धर्म। देखिए सनातन धर्म पर मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है, मैंने अपनी कुछ रिसर्च किया है कि कब कब हमारा जो अखंड भारत था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उत्पत्ति कहाँ पर हुई, पूरे विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पुराना धर्म कौन सा है। भले ही 13% हिंदू इस समय पूरे विश्व में है, सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग यानी ईसाई धर्म के लोग सबसे ज़्यादा विश्व में इस समय हैं, लेकिन सबसे पुराना धर्म अगर कोई भी रहा है तो वो सनातन धर्म है। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नासा के डेटा में भी स्पष्ट रूप से है। क्योंकि जब महाभारत काल की बात की जा रही थी तो वो सारी चीज़ों का भी जो कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर्स जो बनाए गए हैं उसमें भी कैलकुलेशन में एग्जैक्टली निकल के आ रहा था। 5 मतलब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे भी पहले 5,000 साल पहले। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म अगर आया है उससे पहले
तो सनातन धर्म था। अब सनातन धर्म के बाद लोग ने अपने धर्मों को किस तरीके से चेंज किया है, क्योंकि आस्था सबकी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से लोगों ने चीज़ों को मोड़ा है। लेकिन सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, ये सनातन धर्म ही आगे रहेगा। गुरुजी, वेस्ट बंगाल में तख्ता पलट होने का कोई चांस है नियर फ्यूचर में? मैं इस पर भी स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ कि ममता बनर्जी का चार्ट नहीं है ही नहीं उनके पास चार्ट। और जो लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का चार्ट है उनके पास, वो गूगल से गलत डेटा ले रहे हैं और इसीलिए उनके प्रेडिक्शंस गलत हो रहे हैं। मेरे भी जब प्रेडिक्शन गलत हुए थे तो मैंने उसको देखा। तो मैं अब ममता बनर्जी से ज़्यादा मैं टीएमसी के फॉर्मेशन पे ध्यान देता हूँ। और टीएमसी में अगर देखा जाए तो राहु की दशा खत्म होने वाली। जब तक राहु चला है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने बहुत ऐशो आराम कर लिया। अब वो समय खत्म हो रहा है। 2025 के दिसंबर के आसपास शायद मैंने बताया था कि ये खत्म हो रहा है। और जब ये दशा खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो उसके बाद राहु के बाद बृहस्पति चलेगा। बृहस्पति जो है सामान्य रूप से टीएमसी के पतन का कारण भी बनेगा। आशुतोष प्रकाश जी भी पूछ रहे हैं अमेरिका भी क्या टूटेगा 2030 तक? देखिए, अमेरिका पर अभी एनालिसिस टूटेगा या नहीं टूटेगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे जब भी हम खंडित होने की बात कर रहे हैं कि टूट रही है कोई भी चीज़, इनिशियली अगर देखा जाए तो आप किसी एक बड़े स्टेट को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में से ही कुछ पार्ट को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। इसी तरीके से जो बिहार का कुछ पार्ट है उसको निकाल करके झारखंड बना दिया गया। तो ये जो टूटने का प्रक्रिया है ये अलग टाइप का है, इसमें कंट्री नहीं चेंज हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे 1947 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गए थे। और ये जब अलग अलग कंट्री बने तो उनका प्रभाव अलग अलग हो गया, तो वो एक परमानेंट टूटने की कंडीशन होती है। और एक टेम्प्रोरी, मतलब सत्ता नहीं चेंज हो रही है, कंट्री सेम है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए पार्ट को छोटा छोटा डिवाइड किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ किसी भी चीज़ के टूटने के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप 1947 में ग्रहों की गोचर को आप देखिएगा। 1947-48 में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज टूटकर अलग हुई थी। इजराइल का जो फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ ये भी 1948 में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ों का जो अलगाव हुआ था। और सबसे पहले अफ़गानिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं पर अखंड भारत का भी पार्ट रहा है, वो 1871 में वो टूटा। तो मेरा अभी रिसर्च उस पर लगातार चल रहा है, तो आने वाले समय पर उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी 27 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।